नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.1 में 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, उसका अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन रहेगा। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपने क्या देख लिया था? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपने ये देखा था कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रियल नंबर को देखा था, व्हाट इज रियल नंबर। फिर उसके बाद हमने देखा था एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। फिर हमने एक फॉर्मूले को देखा था, एक रिलेशन को देखा था कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता था। इस पे हमने क्वेश्चंस भी किया था, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट था। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट पे चर्चा की थी कि कोई दुनिया का कोई भी नंबर हो वो किससे मिलके बना होता है, वो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कोई सा भी दुनिया का नंबर हो, हमने वो चर्चा कर ली थी। तो आज हम देखने वाले हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने उसमें इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हमें दो नंबर दिए हुए थे, दो नंबर के बेसिस पे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे। अब इस क्लास में हम तीन नंबर क्वेश्चंस में हम तीन नंबर हमको गिवन है, उसमें हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। जैसा मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 15 एंड 21 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, वेरी इजी। सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें रफ वर्क में इस तरीके से उसके सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे। कितने फैक्टर्स निकलेंगे, यहाँ से 2, 6, 3, ये 3 से डिवाइड होगा। तो 12 के मेरे पास जो फैक्टर आया है वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 3। अगेन मैं 15 के भी सिमिलरली ऐसे फैक्टर से निकाल लूंगा। तो 15 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, यहाँ से 15। तो सबसे पहले 15 को मिनिमम सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 15 को डिवाइड करता है दैट इज 3, यहाँ 5 टाइम डिवाइड होगा। फिर उसके बाद अगेन 5 1 टाइम डिवाइड होगा। तो 15 का जो फैक्टर निकल के आ रहा है वो है 3 इंटू 5। अगेन हमारा है 21। 21 के जो हमें फैक्टर निकालना है वो है इस तरीके से। 21 के जो फैक्टर निकलेंगे क्या क्या निकल जाएंगे, 3 सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर जो 21 को डिवाइड करता है दैट इज 3। 3 7 टाइम डिवाइड करेगा, फिर 7 खुद से करेगा। 21 के जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो 3 इंटू 7। अब मुझे निकालना है एचसीएफ। तो वी नो दैट व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स है और सबसे हाईएस्ट भी होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 12, 15 और 21 के मैं देखूंगा कि इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसके अलावा मुझे कोई और दूसरे कोई से फैक्टर्स कॉमन नहीं दिख रहा है। तो मेरा कॉमन फैक्टर्स हो गया 3 और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 3 ही मेरा सबसे बड़ा हाईएस्ट है। तो मेरा एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर इज एचसीएफ 3। अब मुझे निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा एलसीएम के लिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो तीन नंबर किस मल्टीपल पे जाके मिलते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन तीनों का एचसीएफ देखूंगा। एचसीएफ मेरे पास क्या आया है, दैट इज 3 आया है, कॉमन फैक्टर्स। अब इसके बाद जो भी नंबर्स कॉमन नहीं है सारे नंबर्स को आप लिख दीजिए बस, दैट इज विल बी अवर आंसर। तो क्या है हमारा आंसर, 2 जगह। अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5 और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 70। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले देखो हमेशा हमें मल्टीप्लिकेशन में एक ट्रिक को यूज करना चाहिए कि 5 जहां मिले पहले उसका मल्टीप्लाई कर दो, जिससे क्या 10 आ जाता है ना। तो देखो जैसे जी 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 60। तो क्या आ गया मेरे पास 60 आ गया। अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। कैसे कर पाऊंगा मैं, यहाँ पे देखिए एक जीरो है, एक जीरो लगा दिया, 7 42, 42। तो मेरा राइट आंसर आ गया 420। ओके, तो ये मेरा आ गया एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए क्या होता है कि ये हमारी कौन सी मेथड हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गई। कौन सी मेथड हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गई। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इन सबका अलग अलग इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देन इसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम एलसीएम निकाल लेते हैं। और जो हमारी जो रेगुलर मेथड होती है वो मेथड कैसे होती है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की, सबसे पहले हम इस तरीके से जैसा बचपन में हमेशा करते आए हैं ऐसा हमेशा इस बार भी करेंगे। तो इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे, ये एक अलग मेथड है। ठीक है, इन तीनों को अपन एक साथ लिखेंगे। सॉरी ये 21 है, मैंने 17 लिख दिया। ठीक है, इनको अब मैं देखूंगा कि ऐसा कौन सा नंबर है
जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, तो दैट इज 3। ओके, जो तीनों को डिवाइड करेगा तो ये 4 टाइम डिवाइड करेगा, ये 5 टाइम डिवाइड करेगा, और ये मेरा कितनी बार टाइम डिवाइड करेगा, 21 है 7 टाइम डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद मैं कोई से नंबर से भी इसको डिवाइड कर सकता हूँ। इसको आप 2 से कर दीजिए, कितनी बार डिवाइड होगा जी 2 से, 2 टाइम। ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। अगेन मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 जा 5 जा 7 जा। अगेन अब मुझे किससे कर देता हूँ, 5 से, 1 1 7। अब मैं किससे कर देता हूँ, 7 से। ठीक है, तो ये 1 टाइम। तो आप देख रहे हो ऐसा कॉमन नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दिया, क्या है वो 3 था, तो 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और एलसीएम के लिए मैं क्या करूंगा, इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। तो मेरा कितना आएगा, 5 10 5 2 20 30 60 और 60 सत्ते 420। ओके दोस्तों, तो हमने दोनों मेथड को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के तहत हम इनके अलग अलग निकाल लेते हैं फैक्टर्स, फिर उनमें कॉमन देखते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, जो हमने बचपन मेथड में करते आए हैं एचसीएफ और एलसीएम के लिए, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं, फिर ऐसे नंबर ढूंढ लेते हैं, फिर उसका सब नंबर से डिवाइड करते चलते हैं। ओके, चलिए अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो ये मुझे हमेशा प्रॉब्लम हो रही है रब करने में, इसका कोई मैं मेथड सीखता हूं बाद में। अभी तो फिलहाल ट्रेडिशनल तरीके से मैं इसको रब करता हूं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 17 23 एंड 29। ओके, तो 17 23 एंड 29, इसमें मैं क्या करूंगा, 17 के फैक्टर निकाल लेता हूं। तो 17 को पता है आपको, फिर 17 कोई फैक्टर प्राइम नंबर खुद ही है वो, तो इसके फैक्टर है केवल 17 खुद ही है, इसके कोई प्राइम फैक्टर्स है ही नहीं है। 23 के भी कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं होता, एंड 29 का भी कोई मतलब कोई इसके नहीं होता, वो खुद ही से डिवाइड होता है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर 29 ही है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इन सबका आपस में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 17 इंटू 23 इंटू 29, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बड़े बड़े विद आंसर, तो ये उसका होगा एलसीएम। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका एलसीएम क्या होता है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर उनका एलसीएम मिल जाता है। एचसीएफ क्या होता है, उनका 0 होता है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 8 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 9 के होते हैं 3 इंटू 3। 5 के क्या, 25 के क्या होते हैं, 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें को दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 0। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, एलसीएम मिल जाता है। तो आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इनमें कोई भी फैक्टर्स है नहीं, इनको इसलिए आपस में इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। 8 इंटू 9 इंटू 25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 को आप 8 से करोगे 200, 200 का 9 1800, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 300। ओके, तो आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ही इजी मेथड है, और मेरा मानना यह है कि इस पे एक ना एक क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में आए। ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे कि इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के मार्क्स आपसे एग्जाम में पूरे पूरे इस एक्सरसाइज के मार्क्स आप ले सकें, इसके मार्क्स ना छूटें। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी से। गिवन द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। तो दो नंबर्स है, दो नंबर का मुझे एचसीएफ दिया हुआ है 9। तो एक नंबर जो है हमारा क्या है, सपोज इसको मैं ए मान लूं, तो हमको मैंने वो कितना है 306। सेकंड नंबर को मैं सपोज बी मान लेता हूं, तो वो कितना है 657। आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट। ठीक, आपको एचसीएफ कितना गिवन है, एचसीएफ आपको गिवन है 9। ओके, एंड एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है मुझे, है ना। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस कर लिया है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मुझे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर लेना है। ठीक है, तो ए क्या है मेरा, ए मेरा है 306, बी मुझे क्या है 657,
एचसीएफ कितना गिवन है मेरा, 9 गिवन है, एंड मुझे एलसीएम फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एलसीएम मुझे फाइंड करना है, 9 को मैं इस तरफ ट्रांसपोज कर दूंगा, तो 9 यहाँ पे कई बार मैंने देखा बच्चों को ट्रांसपोज करने में बहुत दिक्कत जाती है, तो देखिए कुछ नहीं है, ये 9 इसके मल्टीप्लाई में है, मुझे इस तरफ इसको ले जाना है, इक्वल के इस तरफ ले जाना है, तो मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा मेरा 306 इंटू 657 अपॉन 9 इक्वल्स टू एलसीएम। ठीक है, इसको काट के देख लीजिए, देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 306 इसका सम होता है 9 और ये 9, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 1 जा 0 2, सॉरी ये 2 है ना। फिर अगेन हम इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 102 का सम होता है 3 और डिविजन है 3 से, तो ये 1 और ये कितनी बार हो जाएगा डिवाइड, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 4 इंटू 657 बराबर एलसीएम। क्या आएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा, देखिए मैं 34 को 7 बार मल्टीप्लाई करिए, 34 को 7 बार, तो 3 7 21, 210, 4 7 28, 200 34 210 28 238, तो 238 की कैरी है, 238 का 8 कैरी हो जाएगा 21, और 34 पंजे 3 5 15 150 और 4 पंजे 20 170 170 और सॉरी ये 23 आएगा है ना, हाँ, तो 34 पंजे 170 170 170 और 20 190 3 193 का 3 हासिल का 19। ठीक है, 30 का 6 बार 34 का 6 बार मल्टीप्लाई करिए, 30 6 180 और 180 6 180 24 204 204 और 20 204 और 20 224 और एक कम कर देंगे 223, तो आई थिंक इसका राइट आंसर आएगा 23338। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया 2338। इसमें देख लेना मल्टीप्लिकेशन कहीं मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक वैसे राइट आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सीधा एक फॉर्मूला ये लगाया है, आंसर आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार 3 मार्क्स में आ चुका है और इस टाइप पे आ चुका है ना, तो ये जो फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन ऐसा इस एक्सरसाइज से बनता है, इसकी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए एनसीईआरटी से, आरएस अग्रवाल से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए इसमें उसने बोला है कि 6 की पावर n में n की तुम ऐसी क्या वैल्यू पुट कर सकते हो जिससे कि आंसर 0 आए। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है, देखिए यदि मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 6 की पावर 1 क्या होता है 6, यदि मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 6 की पावर 2 क्या मिलता है 36, यदि मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो 6 की पावर मुझे 3 बराबर क्या मिलेगा मुझे, आप देख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा मेरा 6 36 36, तो यूनिट प्लेस पे आएगा मेरा 216, तो यूनिट प्लेस पे भी कितना आएगा 6 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 6 में आप कुछ भी पावर पुट कर दीजिए, हमेशा आपको आंसर क्या मिलने वाला है, यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि कभी भी 6 की पावर n कभी 0 से खत्म नहीं होगा। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पे प्रूव करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, सिंपली तरीका है, आप एग्जाम में भी से कर सकते हैं बट उतने अच्छे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो एक तरीका इसका ये होता है सिस्टमेटिकली तरीका। देखिए सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है कि कोई भी नंबर हो वो 0 से एंड कब होता है, जब उसमें 2 and 5 उसका फैक्टर हो, उसमें क्या उसका फैक्टर होना चाहिए 2 and 5। कोई भी नंबर जैसे है, जैसे मैं कहूं कोई भी नंबर जैसे 20 है, ठीक है, तो 20 जो है 20 की पावर n में वह 0 से कम खत्म हो सकता है क्या, यस हो सकता है। कब खत्म होगा, क्यों, क्योंकि 20 में क्या फैक्टर है, 20 में एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 5, तो जिस नंबर में भी फैक्टर 2 and 5 होते हैं वो नंबर हमेशा एंड वैल्यू 0 से खत्म हो सकता है। तो वी कैन नाउ चेक हेयर, तो 6 में फैक्टर्स क्या है, 6 हैज अ फैक्टर, 6 हैज अ फैक्टर only 2 and 3, so it has not 5 as a factor, so it cannot end with 0 for any power, so 6 की पावर n
विथ नॉट एंड विथ जीरो। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हमें क्या करना है, हमें रीजन लिखना है कि सिक्स हैज नॉट एज फैक्टर 2 and 5, सो इट कैन नॉट बी एंड विथ जीरो। ठीक है, कोई भी नंबर इसमें, क्योंकि 2 and 5 इसके पास फैक्टर नहीं है 6 के पास, इसलिए वह जीरो से एंड नहीं हो सकता, जिसमें यू हैव टू राइट जस्ट दिस सिंपल रीजंस। ओके, आपको बस केवल इसमें रीजन लिखना है, आपका आंसर, आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैंने स्किप किया है, इसको मैं करा दूंगा। अभी मुझे 7th क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैं 7th क्वेश्चन को पहले ले लिया है मैंने। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है मैं आर.एस. अग्रवाल में अगले लेक्चर में आर.एस. अग्रवाल में इस टाइप के सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। एक्सरसाइज 1.1 पे बेस्ड सारे क्वेश्चन फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल। ओके, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ये डेफिनेटली ये एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड होते हैं ना। तो ये वाला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है फील्ड के चारों ओर, और सोनिया इसको एक फील्ड को कवर करने में, एक राउंड लगाने में कितने मिनट कंप्लीट, एक राउंड लगाने में सोनिया कितना समय लेती है, सोनिया लेती है, सॉरी सॉरी दोस्तों क्या हो गया। तो देखिए एक फील्ड है, यहाँ पे सोनिया एक राउंड लगाने में कितना कवर लेती है, एक राउंड लगाने में वो लेती है 18 मिनट, 18 मिनट लेती है। वहीं रवि जो है, इसी को रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि इसके लिए एक राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है, मतलब रवि फास्टर है सोनिया से। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज कि भाई वो एक ही पॉइंट से वह स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वह दौड़ रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन ये है कि वह आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि रवि है 12 और सोनिया है 18। ये दो नंबर आपस में कब मिलते हैं। देखिए आपको पता है कि जब दो नंबर आगे मिलते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। और मैंने बताया था जब दो नंबर पीछे मिलते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना रहता है, एचसीएफ निकालना रहता है। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है। तो आप जिस इसमें क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में कि 12 और 18 ये दोनों नंबर्स जो हैं वो कहां मिलेंगे, आगे चल के मिलेंगे। तो उस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, प्राइम के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 12 के प्राइम फैक्टर्स होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इनमें सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका ये 2, और एक कॉमन फैक्टर देख लीजिए 3, फिर बाकी के बचे कुछ सारे फैक्टर्स को लिख दीजिए 2 इंटू 3। तो कितना हो गया इसका एलसीएम, कितना हो गया। पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिख देते हैं, फिर उसके बाद बचे कुछ सारे फैक्टर्स लिख देते हैं। पहले मैंने 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर बचे कुछ सारे फैक्टर्स लिख दिए एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। तो ये आफ्टर 36 मिनट में ये आपसे इस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इससे आगे बढ़ के पूछ लिया जाता है कि बताओ जब ये आपस में मिलेंगे तो रवि ने कितने राउंड लगा लिए होंगे। ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगे फर्स्ट टाइम में तो रवि ने कितने राउंड लगा चुका होगा। तो आपको पता है कि भाई रवि एक राउंड लगाने में कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। 36 के मिनट के बाद वो मिल रहे हैं, तो जब तक रवि कितने राउंड लगा रहेगा, रवि से राउंड कितने हो जाएंगे, रवि से राउंड हो जाएंगे 36/12 मतलब 3 राउंड। जब तक रवि कितने राउंड लगा लेगा, 3 राउंड लगा लेगा। और सोनिया कितने राउंड लगाएगी, सोनिया लगाएगी 36/18 मतलब सेकेंड 2 राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया जब 2 राउंड लगा लेगी तो रवि उसे आपस मिल जाएगा, और रवि जब तक 3 राउंड लगा चुका होगा। तो देखिए तो कितना बढ़िया मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स का यही यूज है। कई बार क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मैथ्स का क्या यूज है, मैथ्स का यही यूज है। बट प्रॉब्लम्स जब हम सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली मैथ्स का यूज करते हैं।
ठीक है। नहीं तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते होते कि यार 12 जब तक ये 12 लगा लेगा जो जहां पहुंचेगी, फिर 18 लगा लेगा, फिर इस तरीके से आप करेंगे तो भी सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम्स। लेकिन यदि मैं आपको मैथ्स आती है तो आप उस प्रॉब्लम्स को कम समय में और सटीकता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो लेक्चर समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारा 1.1 कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को मैं कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो आई होप कि आपको 1.1 पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 प्लस जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गया उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो प्लीज बने रहिए, देखते रहिए गर्मियों की छुट्टियों में इस वीडियो को देखिए, अपने तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इस बार मैं पूरी की पूरी सारी मैथ्स की 10th क्लास की सारी वीडियो को सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने वाला हूँ, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाला हूं, वो भी क्वेश्चन 1 बाय 1 विद एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल। ओके। अब मैं 1.2 करूंगा किसका, एनसीईआरटी का। देन इसके बाद मैं आरएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो डिस्कस करना थोड़ा संभव ही नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करूंगा। ओके दोस्तों, ओके, नमस्कार, है ना। आप जरूर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें। इस चैनल का नाम वैसे अनफिल्टर्ड स्टडी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं जहाँ पे ज्यादा उसको एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाऊंगा, इतना समय नहीं रहता है, तो इसलिए इस चैनल का नाम भी अनफिल्टर्ड स्टडी है। और इस वजह से यूं कह लें कि जैसे क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, कि ज्यादा एडिटिंग नहीं हो रही है, जो है सो है, ठीक है, उसी पैटर्न पर मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। ओके, नमस्कार।